जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए फिर से यूपी स्पेशल की विशेष श्रृंखला में हाजिर हूँ और आज आपका जो है सेकंड क्लास है। इसमें आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसकी पहले वाली वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय जो एक दृष्टि से हमने देख लिया है पूरा, उसका जो सामान्य परिचय है यूपी स्पेशल का। ठीक है, ये आपकी सेकंड क्लास है और इस क्लास में आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आगे की सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिल जाए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं हम। पहला ही है, प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य क्षेत्र, यह मध्य देश कहलाता है। मध्य देश वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल महाजनपद स्थापित थे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे मिर्जापुर बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ के सरायनहार क्षेत्र में खुदाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त प्राचीन और नवीन पाषाण कालीन औजार, हथियार तथा मेरठ आलमगीर में जो हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं, उनसे यह ज्ञात होता है कि यह यहाँ का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि जो यहाँ से मेन हथियार मिले हैं और बहुत सारी जो वस्तुएं मिली हैं, इन सभी से पता चलता है कि जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है काफी पुराना इतिहास है। अगला है कि मध्य पाषाण कालीन मानव के अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सरायनहार, राय तथा माधा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण पत्थर के परिष्कृत औजार भी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इलाहाबाद जिले के नवपाषाण स्थलों की यह विशेषता है कि यहाँ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था। तत्कालीन बर्तनों में पॉलिश वाला मृदभान, दूसर मृदभान, मंदवर्ण आदि भी अतरंजी, खेड़ा, राजघाट, कौशाम्बी और शोक में मिले हैं। ठीक है, अगला है नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है संत कबीर जिले में स्थित लहुरा देव स्थित है। सबसे प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य यहाँ लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। अगला है, जब बाहर से आर्य आए, उन्होंने सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु या 7 नदियों के द्वारा सिंचित प्रदेश में बस्तियां बनाई। प्रारंभ में कुछ प्रमुख घरानों के नाम इस प्रकार थे: पुरु, तुर्वश, यदु, अनु और तुहा। ये 5 घराने पंचजन कहलाते थे। धीरे धीरे आर्य पूर्व की ओर अग्रसर होने लगे और कौशल और विदेह पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा अधिकार कर लिया गया था। इसका वर्णन जो है शतपथ ब्राह्मणों में देखने को मिलता है। आगे की बात करेंगे हम सेकंड पेज में कि धीरे धीरे सप्त सिंधु का महत्व कम होता गया और आर्यों को सरस्वती और गंगा की जो है उपजाऊ भूमि में आकर्षित कर लिया। यही उनकी संस्कृति, साहित्य, आध्यात्मिक और राजनीतिक का केंद्र बन गया। यहाँ कुरु, पांचाल, काशी और कौशल अर्थात अवध राज्य स्थित थे। अगला है कि वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता था। जो उत्तर प्रदेश है इसको ब्रह्मर्षि देश के नाम से पहचाना जाता था। सभी राज्य परस्पर युद्धरत थे। कौशल ने काशी और अवंती से वत्स पर अधिकार कर लिया। ठीक है, बाद में कौशल अवंती को भी मगध द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया, जिसके कारण मगध राज्य सर्वशक्तिशाली हो गया। मगध में क्रमशः हर्यांग, शिशुनांग और नंदवंश का राज्य रहा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पे, इससे भी पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश 2 नए धर्मों जैन और बौद्ध धर्मों के संपर्क में आया। इस काल में गौतम बुद्ध, महावीर, मक्खलपुत्र गोशाल तथा अन्य महान विचारकों ने उत्तर प्रदेश में क्रांति करती थी, अर्थात बहुत सारे जो है विचार अपने अपने दिए और जो वहां के लोग थे उनको जागरूक करने का काम किया था इन्होंने। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी से थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली वैशाली में हुआ था, किंतु उनके अनुयायियों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मथुरा में कंकाली टीले के भग्नावशेषों में किसी समय पर निर्मित एक भव्य जैन स्तूप का पता चलता है।
मध्य युग के प्रारंभ में निर्मित अनेक जैन धर्म स्थलियां आज भी देवगढ़, चंदेरी और अन्य स्थलों पर सुरक्षित है। अगली बात करेंगे तो गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ की बात करेंगे, ये जो है मात्र यहाँ पे देखते हैं, सारनाथ मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सारनाथ। और अगला है, 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों की गहरी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तत्कालीन राज्य और उनकी राजधानियों के नाम इस प्रकार है। ठीक है, महाजनपदों की बात करेंगे तो ये बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो है महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, महाजनपद एवं उनकी राजधानियां। महाजनपद में कुरु का महाजनपद जो है मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाले स्थान पर स्थित था और इस राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के पास स्थित थी। पांचाल की बात करेंगे, बरेलू, बदायूं और फर्रुखाबाद आते थे और इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, बरेली के पास रामनगर। सूरसेन की बात करेंगे, मथुरा के आसपास का क्षेत्र था और ये सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। ठीक है, वत्स जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था, इसकी राजधानी वत्स की कौशाम्बी थी। कौशल के अवध वाले क्षेत्र पे थे, कौशल के तो साकेत और श्रावस्ती, अर्थात अयोध्या और गोंडा वाला क्षेत्र था, इसको राजधानी थी साकेत या श्रावस्ती। मल्ल की बात करेंगे तो ये देवरिया जिले में स्थित था और ये कुशीनगर और पावा वाले स्थान पर स्थित था। अगला बात करेंगे काशी वाराणसी की बात करेंगे तो ये बनारस इसकी राजधानी। अंग की बात करेंगे, चंपा, मगध, गिरिब्रज, ब्रजी की राजधानी थी मिथिला वाले क्षेत्र, मिथिला जनकपुर वाला क्षेत्र था जो। अगला है चेदी की बात करेंगे, चेदी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, इसकी राजधानी थी सुक्तिमती, संभवतः बांदा के पास जो चेदी है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में सुक्तिमती, बांदा के पास इसकी राजधानी थी। मत्स्य की बात करेंगे, विराटनगर जयपुर के पास है। आशमत की बात करेंगे, गोदावरी नदी पांडे में है। अवंती की बात करेंगे, ये मालवा वाले क्षेत्र पे है, उज्जैन में स्थित है। गांधार पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो पाकिस्तान में है, तक्षशिला। कंबोज राजापुर, अर्थात जो स्थान अज्ञात है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जो जन्म है नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, वो महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, 1840 ईस्वी से 1853 ईस्वी के मध्य झांसी, जालौन, हमीरपुर, डलहौजी की घड़प नीति के अनुसार अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए थे। ठीक है, जो डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसने चलाया था, उसी के दौरान 1840 से 1853 के मध्य जो झांसी, जालौन और हमीरपुर वाले क्षेत्र है, ये ब्रिटिश शासकों ने मिला लिया था, या फिर ब्रिटिशों ने अपने राज्य में मिला लिए थे। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों व जमींदारों ने वहां अपनी सरकारें स्थापित कर ली थी। 1857 ईस्वी के इस महान विप्लव में बरेली का प्रशासन खान बहादुर खान नामक रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण कर लिया था। अगला है 1857 ईस्वी के इस महान विप्लव में कानपुर में प्रशासन पर नाना शाह का अधिकार था तथा इलाहाबाद पर एक अध्यापक मौली लियाकत अली का अधिकार था। लखनऊ में बात करेंगे, लखनऊ में जो विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ही कर रही थी। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में तात्या टोपे विद्रोहियों के प्रमुख योद्धा थे। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इस विद्रोह के दमन में जनरल हिरोच को सक्रिय किया गया। 1 नवंबर 1858 को एक शाही घोषणा द्वारा सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गई। 1858 ईस्वी में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग करके प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित की गई थी। 1872 ईस्वी में उत्तरी पश्चिमी प्रदेश के
लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद और अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक कर दिया गया और इस क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रदेश, आगरा और अवध प्रांत कहा जाने लगा था। 1902 की बात करेंगे तो 1902 में इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अगला है सन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सन 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए थे। 5 फरवरी 1992 को गोरखपुर स्थित 1992 नहीं 1922 है यहाँ पे। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को घेर कर जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। उपयुक्त घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। जो असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने चलाया था, वो इसी घटना के फलस्वरूप जो है उन्होंने 12 फरवरी 1922 को इसको समाप्त कर दिया था। अगला है संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में सन 1920 से 22 के मध्य किसानों के बीच चले एक आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासे नामक किसान ने किया था। अगला है 1937 में ईस्वी में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश का जो नाम है 1937 में संयुक्त प्रांत किया गया था। इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश 12 जनवरी 1950 ईस्वी से शुरू हुआ था। यह भी याद रखिएगा, 12 जनवरी 1950 से यूपी का नाम शुरू हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश का विभाजन करके 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के नाम से एक नए राज्य का निर्माण किया गया था। ये था आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास। कौन कौन से 9 अधिवेशन हुए थे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के, भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन 1888 में 1888 में ईस्वी में जो है इलाहाबाद में इसकी अधिवेशन, पहला अधिवेशन हुआ। जॉर्ज ह्यूल थे इसके अध्यक्ष। 1892 में दूसरी बार इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता की गई WC बनर्जी जी के द्वारा। 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में सर विलियम बेडरबन के द्वारा की गई इसकी अध्यक्षता। 1899 लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ और रोमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष रहे। 1916 में लखनऊ में इस हुआ यह अधिवेशन और अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे। 6वां अधिवेशन की बात करेंगे तो 1936 में ईस्वी में जो लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1925 में जो है कानपुर में इसके अध्यक्षता हुई, जिसका अधिवेशन हुआ। श्रीमती सरोजनी नायडू जी इसके अध्यक्ष रही। 1905 में जो है बनारस में यह हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष रहे। 1946 की बात करेंगे तो 1946 में मेरठ में इसका जो अधिवेशन हुआ था, आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष रहे 1946 में। ये 9 अधिवेशन थे कांग्रेस। ठीक है। अब यहाँ पे दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर प्रभुत्व वाले राजवंश कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे दिल्ली और उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर प्रभुत्व वाले राजवंश है आपके गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात करेंगे तो गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका शासनकाल था 1206 से 1290 ईस्वी तक। जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश की बात करेंगे, ये जो है खिलजी वंश के संस्थापक थे फिरोज खिलजी, और ये जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। तुगलक वंश की बात करेंगे तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक, और 1320 से 1413 ईस्वी तक ये इसका शासन चला। सैयद वंश की बात करेंगे, इसके संस्थापक थे खिजर खान, और खिजर खानी जो है इनका सैयद वंश का शासनकाल था 1414 से 1451 ईस्वी तक। लोधी वंश की बात करेंगे तो इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी, और इसका शासनकाल था 1451 से 1526 ईस्वी तक। अब यहाँ से मुगल वंश स्टार्ट होगा। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, और 1526 से 1707 ईस्वी तक ये चला। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध कौन कौन से हुए यूपी में। ठीक है।
अब यूपी के अंदर कौन कौन से आपको युद्ध देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखते हैं युद्ध, अवधि और परिणाम। मेनांडर युद्ध हुआ था, सबसे पहले मेनांडर युद्ध हुआ था 182 ईसा पूर्व में। इसका परिणाम था मेनांडर ने उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार कर लिया था। दूसरा है चंदावर का युद्ध, 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी व कन्नौज के शासक जयचंद्र के मध्य हुआ था, इसमें जयचंद्र की मृत्यु हो गई थी। कालिंजर का युद्ध की बात करेंगे, 1202 से 1203 में हुआ था। चंदेल शासक परमर्दी देव व कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुआ, इसमें परमर्दी देव की मृत्यु हुई। जौनपुर का युद्ध, जौनपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे जौनपुर है। जौनपुर के युद्ध की बात करेंगे 1478 ईस्वी में हुआ था। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया था इसमें। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बाबा और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी। ठीक है। कालिंजर का द्वितीय युद्ध की बात करेंगे, 1545 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह सूरी की विजय और मृत्यु हुई थी इसमें। आगरा का द्वितीय युद्ध, ये 1554 से 1556 में हुआ था। इस लंबे युद्ध में सिंहासन हुमायूं के अधिकार में आया था। बनारस का युद्ध, 8वां युद्ध था जो, वो था बनारस का युद्ध, और ये 1780 ईस्वी में हुआ। राजा चेत सिंह और गवर्नर जनरल हेस्टिंग के मध्य राजा चेत सिंह की यहाँ पे पराजय हो गई थी। मथुरा का युद्ध की बात करेंगे तो 1804 ईस्वी में मथुरा का युद्ध हुआ था, और इसमें मराठों और अंग्रेजों के मध्य यह हुआ था, जिसमें जनरल लोग पराजित हुआ और मथुरा के आसपास के क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हो गया था। अगला है 10वां नंबर का चिनाहट का युद्ध, 1857 ईस्वी में हुआ था। अवध की बेगम हजरत महल और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों को विजय मिली। 6 सितंबर 1857 ईस्वी को अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अब यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश स्थित महत्वपूर्ण मध्यकालीन जो इमारतें, मध्यकाल में जो है इमारतें जितनी भी बनी थी उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। जामा मस्जिद के निर्माता थे बाबर, और ये स्थान था संभल। जामा मस्जिद आपके संभल में है। मरियम उज जवानी का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था, सिकंदरा में, आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था, और ये भी सिकंदरा, आगरा में स्थित है। एट मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां बेगम के द्वारा बनवाया गया, और ये आगरा में स्थित है। दीवाने आम, दीवाने खास, ये दोनों जो शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे, आगरा और दिल्ली में स्थित है। जहांगीरी महल, जहांगीर के महल की बात करेंगे, ये अकबर ने बनाया था, और आगरा में स्थित है ये। आगरा का किला की बात करेंगे, ये अकबर ने बनवाया था, आगरा में स्थित। ताजमहल शाहजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया। जामा मस्जिद की बात करेंगे, ये भी शाहजहां ने बनवाई थी, और आगरा में स्थित है। लाल दरवाजा मस्जिद जो है मोहम्मद शाह ने बनवाया था, जौनपुर में। जामा मस्जिद जो है हुसैन शाह सरकी ने जौनपुर में बनवाया था। तो जामा मस्जिद तीन या 4 जामा मस्जिद है, ठीक है, याद रखिएगा। जौनपुर वाली हुसैन शाह सरकी के द्वारा बनवाया गया। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा जौनपुर में बनाया गया। इंजरी मस्जिद की बात करेंगे, ये भी इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा जौनपुर में बनाया गया। अगली जामा मस्जिद है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाई। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर में स्थित है, और ये फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। इस्लाम खां का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा जो है ये अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपको खास महल की बात करेंगे, ये भी अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। बीरबल महल की बात करेंगे, अकबर के द्वारा बनाया गया, फतेहपुर सीकरी। जोधा महल भी अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक होती है। इसके आगे क्लास नेक्स्ट डे होगी। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये जितनी मतलब यूपी स्पेशल की पूरी बुक एक तरफ से करवा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन और कुछ भी छूट नहीं रहा है, जिससे कि ऐसा नहीं होगा कि आपके क्वेश्चन छूट जाएं या आप एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम हो। हम ये नहीं चाहते, ठीक है। यही
हमारा ये उद्देश्य है कि जितना अगर बुक में है, उतना तो कम से कम कंप्लीट करवाया ही जाए, ठीक है? तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अगेन लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।